Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with the part 25 of our advanced problem series. 25th part है हमारे advanced problem series का और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे सवाल के साथ है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल अप्रोच पहले हम दिखाएंगे जो कि स्टैंडर्ड अप्रोच हो सकता है। और रिसेंटली हम सी फ्रेम के साथ कंसेप्ट वीडियो पर बातें किए थे हमारे कंसेप्ट वीडियो वाले सीरीज। तो अगर आप अभी वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और कंसेप्ट वीडियो वाले सीरीज पर जो सी फ्रेम की इसकी सारी एप्लीकेशंस एक वीडियो पे दिखाना मुश्किल था। तो कोशिश किया मैंने कि पार्ट 23, पार्ट 24 और अब पार्ट 25 के साथ में कंसेप्ट वीडियो पर पढ़े गए सी फ्रेम को किस तरह से अप्रोच करना है वो आपको सिखाऊं। ठीक है, तो आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं सी फ्रेम के साथ। इन सारे क्वेश्चंस को भी उसके अंदर अपने नोट्स में कंबाइन करके रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और यस, आपको जनरली ये नहीं दिखने वाली चीजें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आप जरूर इसको सीखें। और ये सब फालतू चीजें ना करें कि यार ये मेथड से भी तो सॉल्व हो गया, वो मेथड से भी सॉल्व हो गया। ये सब फालतू चीजें ना करें, चीजों को सोचें, सीखने की कोशिश करें। हर चीज अगर आप किसी कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो वो जरूरी है कि आप उस चीज को सीखो, ना कि आप रट लो और आंसर किसी तरह से निकालो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होगा आज का जो दो अप्रोच है उसमें हो सकता है पहला अप्रोच स्टैंडर्ड अप्रोच ज्यादा अच्छा हो, या फिर आपके हिसाब से जो भी अच्छा हो। बट अगर आप चीजों को समझते हैं तो आपको जरूर वो किसी ना किसी क्वेश्चन में अच्छा आपको हेल्प कर सकता है। तो मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। पहले अप्रोच से आप क्वेश्चन सीख जाएंगे, कैसे करना है समझ जाएंगे। बट मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने के लिए सी फ्रेम को सिखाना है, तो आपको इस अप्रोच पे जरूर चीजों को देख के ही वीडियो को फिनिश करना। तो ठीक है, सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। ओके, सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हमारे एडवांस प्रॉब्लम सीरीज जो आने वाली है, पेड कोर्स जो हमारे आने वाला है प्रॉब्लम सीरीज में, जो कि हार्डली वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं क्वेश्चंस के कलेक्शन इसमें आपको मिलने वाले हैं। उनमें से क्वेश्चन नंबर 23 विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसको। और उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने यहाँ पर लाया है। कोर्स धीरे धीरे तैयार हो रहा है, उनमें से आपका एक सवाल आपके सामने यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इस दोनों मेथड के थ्रू चीजों को सोचेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप एक बार क्वेश्चन रीड कर चुके होंगे, हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट। तो पहला अप्रोच हमारा रहेगा विच इज स्टैंडर्ड अप्रोच। इसमें हम सी फ्रेम के बारे में बात करेंगे नहीं, और स्टैंडर्ड अप्रोच से चीजों को कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। बहुत आसानी से इससे भी आंसर आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो स्टैंडर्ड अप्रोच से अगर देखें तो मैं क्या करूंगा, इस पे आप ये ध्यान से समझिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि ये ए मास है, ये बी मास है। पहले इनके कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद इनका जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व कर लूंगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लूंगा। और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगी कि ए प्लस बी जो कि आप आफ्टर कोलिजन स्टिक कर गए हैं, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये एक वेरिएबल लेते हुए मान लेते हैं, इसको v मान लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इस सवाल पे ये है कि जब ये दोनों टकराएंगे तो टकराने पर आप देख सकते हो कि इस मास पे कोई एक्स्ट्रा इम्पल्स लग नहीं रहा है। इस पे जैसा टेंशन लग रहा था वही टेंशन अब भी लग रहा है। तो देयर इज नो चेंज इन इम्पल्स। तो अगर इम्पल्स पे चेंज नहीं हो रहा है, जो फोर्स पहले लग रहा था वैसा ही फोर्स अब भी इसमें लग रहा है। तो इस वजह से देयर विल बी नो स्टैंडर्ड, देयर विल बी नो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, और सॉरी नॉट लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम यू कैन ऑल्सो से लीनियर मोमेंटम। बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से चेंज नहीं होगी, मतलब मोमेंटम भी चेंज नहीं होगी।
सो ठीक है, इसकी वेलोसिटी पहले u थी बिकॉज ये पूरा पार्ट u से चल रहा था, तो आफ्टर कोलिजन भी इनकी इसकी वेलोसिटी u रहेगी, इनकी वेलोसिटी कुछ v पे चेंज हो गई होगी। और अब आप चाहो तो इनके बीच में जो इम्पल्स है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो और सिर्फ वेलोसिटी निकाल सकते हो, या फिर इधर आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है, आप उससे भी कर सकते हो। तो जैसे इसकी वेलोसिटी आ जाती है तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम वेज के ऊपर बैठ जाएंगे, v की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बॉल मुझे किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, u माइनस वी से जाता हुआ दिखेगा वेज के ऊपर बैठ जाने पर। और वेज के ऊपर बैठने पर ही मुझे ये एक सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखने वाला है ऐसा। तो ये वाले सर्कुलर मोशन के लिए u माइनस वी की वेलोसिटी एटलीस्ट क्या हो जानी चाहिए, रूट रूट 5gl से बड़ी या फिर रूट 5gl के इक्वल हो जानी चाहिए। ये ऑलरेडी ये हमारा अप्रोच रहेगा स्टैंडर्ड अप्रोच में। तो आप देख सकते हो मैंने वैसा ही कुछ किया है। पहले मैंने यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किया है सिस्टम के लिए, बिकॉज ये दोनों बॉडीज यू की स्पीड से चल रहे थे। तो मैंने लिखा है m1u प्लस m2u, और यहाँ पर हम सिस्टम कैसे माने, सिस्टम माने a प्लस b प्लस बॉल, इसको सिस्टम मानते हुए चीजों को आगे बढ़ता है। तो अगर ऐसा है तो तीसरा मास तो अभी रेस्ट में था बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये दोनों v की स्पीड से चलने लगे और इसकी स्पीड u मेंटेन रही ग्राउंड फ्रेम से, तो उसकी मोमेंटम ऐसे लिख लें, यहाँ से कैलकुलेट करने पर v की वैल्यू मिल गई मुझे। और जैसे v मिल जाती है तो u माइनस वी कर लिए रिलेटिव वेलोसिटी वेज के फ्रेम से बॉल का, और वो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसा आ गया, वो कुछ ऐसा आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। और हमें पता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी 5gl से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर वैसा ही कुछ कर लिया, बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, मिनिमम के लिए मैंने इक्वल कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। देखो बहुत आसान सा था फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल इजीली आप चीजों को समझ सकते हो इस तरह से। यहाँ पर ये आपका आंसर, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड अप्रोच। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहें और सी फ्रेम के थ्रू इस मेथड को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो देखो सी फ्रेम में मेरा क्या थिंकिंग है कि जब ये दोनों मासेस टकराएंगे तो बीच में जो हमने वी निकाला है वो वी निकालने की नीड यहाँ पे पड़ेगी नहीं, उसके बदले एक अल्टरनेट चीज कर लेंगे। तो ये a प्लस बी का सिस्टम बन गया है और इसकी स्पीड कुछ u है ग्राउंड से, इसकी स्पीड u है ग्राउंड से, इसकी स्पीड u है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास स्पीड क्या थी v रिलेटिव विच इज u माइनस वी, बट मैं यहाँ पर v निकालने पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैं इसे टू पार्टिकल सिस्टम बना लेता हूँ जिसमें a प्लस बी एक सिस्टम है और एक मास है a प्लस बी और दूसरा मास है हमारा m नॉट। तो इसका जो मोमेंटम होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस मास का m नॉट का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कैसे लिख सकता हूँ, म्यू टाइम्स ऑफ v रिलेटिव, और म्यू टाइम्स ऑफ v रिलेटिव, और म्यू की वैल्यू क्या बनेगी m1 प्लस m2, बिकॉज पहला मास m1 प्लस m2 इनटू m नॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m नॉट, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे v रिलेटिव। ठीक है, तो ये m1 प्लस m2 आप देख सकते हैं, ये वाले टर्म को इग्नोर करने बोला गया सवाल पे, और m1 प्लस m2 को कैंसिल कर दो, तो v नॉट c की वैल्यू मुझे मिल रही है m नॉट टाइम्स ऑफ v रिलेटिव। ये बहुत आसान मेथड है, अगर आप इसके साथ यूज टू हो तो आपको ये आसान लगने वाला है, अगर नहीं हो तो लगेगा यार ये क्यों फालतू की चीजें कर लिए, यहाँ से डायरेक्टली तो आ जा रहा है। तो अगर आप वैसे वाले स्टूडेंट हो तो बिल्कुल वैसे बने रहो, फिर आपका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं सीखने का मन है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर ये आप इससे यूज टू हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल भी आसान हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और अब मैं लिखूंगा इसको दूसरे मेथड से, तो मोमेंटम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज मोमेंटम ऑफ मास m नॉट टाइम्स ऑफ v नॉट c वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आपको एक चीज पता होगा कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम होने वाली है इस पूरे सिस्टम की। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर लिख रहा हूँ, ये होगा m1u प्लस m नॉट u अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m नॉट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, हमने पूरे तीनों पार्टिकल के सिस्टम को बिफोर जो था वही लिख रहे हैं आफ्टर भी, बिकॉज
वैसा ही मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन पे, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन पे इम्पल्स लगानी है उस कंबाइंड सिस्टम पे। तो बस ठीक है, इसको मैं जीरो लिख लेता हूँ, इसको भी जीरो लिख लेता हूँ, बिकॉज हमें इग्नोर करने को बोला गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे आ गई, और इस टर्म को मैं लिखूंगा एम नॉट, और वेलोसिटी यू माइनस m1 u अपॉन m1 प्लस m2। और इसे मैं अगर ओवरऑल सॉल्व कर लूँ तो m नॉट टाइम्स ऑफ m2 m2 u अपॉन m1 प्लस m2, ये ओवरऑल हो गया। दोनों मोमेंटम को इक्वेट किया जा सकता है, और ये यहाँ से जो मोमेंटम आया था इसको इससे मैं इक्वेट कर सकता हूँ। एम नॉट वी रिलेटिव, एम नॉट वाले टर्म को करते हैं कैंसिल, तो वी रिलेटिव की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, जो कि हो गया m2 u अपॉन m1 प्लस m2। और ये वी रिलेटिव कितना होना चाहिए? वी रिलेटिव क्या होता है? ग्राउंड फ्रेम से दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, तो यही तो हमें √5 GL से बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो बस यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो आपको वही आंसर मिल रहा है, u इज m1 प्लस m2 बाय m2 टाइम्स ऑफ √5 GL। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है, अगर आप यूज टू होंगे तो। और ये सारी चीजें आपको पूरी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बिलीव मी, अगर आप इसके साथ यूज टू है तो आपके लिए एक आसान मेथड होगा। हाँ, पहला मेथड भी अच्छा है, आप स्टैंडर्ड मेथड है, अगर कर रहे हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा मेथड भी आपको सीखना चाहिए। ओके, तो ये हमने फर्स्ट टू ऑप्शंस में एक ऑप्शंस को टिक कर लिया है। अब हमारा अप्रोच है कि हम अगले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को थोड़ा सा देख ले, विच इज acceleration of center of mass is zero when the ball is at the highest point, and velocity of center of mass is this when the ball is at the top point। तो देख लो, इस पूरे सिस्टम पे a प्लस बी, तो बॉल जब टॉप पॉइंट पे होगा, और एक केस देखते हैं जब ये किसी इन बिटवीन होगा। तो आप देख सकते हैं जब ये किसी इन बिटवीन होगा, तो जब ये किसी अपने मोशन के बीच में होगा, तो ये रॉड वगैरह को खींच रहा होगा, इस पे टेंशन आ रहा होगा, टेंशन किसी एंगल पे आ रहा होगा। इसको अगर मैं ऐसा ही दिखा दूं डायरेक्टली, ऐसा रूप से लगा हुआ है मान लो, तो इस पे टेंशन ऐसा आ रहा होगा, इस पे टेंशन ऐसा आ रहा होगा, और इन बिटवीन ग्रेविटी भी लग रही होगी। तो अगर मैं थोड़े एजम्पशन को थोड़ी देर के लिए अगर साइड करूं और चीजों को रियल में देखूं, तो यहाँ पर टेंशन लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है, ऊपर से इस पे ग्रेविटी भी लग रही है। तो बॉल के पास वर्टिकल वेलोसिटी भी इस मोमेंट पे है, ऑल्दो उसके पास जो मास है वो बहुत छोटा है, उसका एम नॉट और वी बाय भी एक छोटा टर्म बनेगा, बट यस है, अभी फिलहाल के लिए है। और जब ये टॉप वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो इसके पास वी बाय जीरो हो गया, और कुछ वी एक्स इसके पास बचा होगा, और साथ में इसके पास एक वी नॉट बचा होगा सामने की तरफ इस पूरे सिस्टम के पास। और इसके पास वो वी नॉट भी ग्राउंड फ्रेम से होगा, बिकॉज ग्राउंड फ्रेम से इसके पास वेलोसिटी होगा, फ्रेम की वेलोसिटी प्लस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ओके, सो आप देख सकते हो जब ये टॉप के पॉइंट में, तो सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं, बिकॉज इसका मास हैवी है, तो ये अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा है तो इस केस में मुझे पता है कि इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम था और फाइनली जो मोमेंटम था वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं है। तो इनिशियल वाला मोमेंटम हम निकाल के देख लेते हैं। तो इस मोमेंट में भी एक्स डायरेक्शन में वही मोमेंटम होगा, और इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम जो इनिशियली था वो फाइनली भी इस मोमेंट में भी वही होने वाला है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और याद रखना है कि इस वक्त y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जो x पे वेलोसिटी है वही नेट वेलोसिटी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी हम कैलकुलेट किए हैं, m1 u अपॉन m1 प्लस m। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से सोचें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट में, कि आफ्टर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन और जस्ट बिफोर कोलिजन पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा उस वक्त इसके पास सिर्फ एक्स पे स्पीड होगी, और इस वजह से
हम बोल सकते हैं कि एक्स वाली वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी सिस्टम के पास अब भी वही होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी सही हो चुका है। अब लास्ट बचता है ऑप्शन नंबर सी। तो देखो थोड़ा कंट्री इस पे अजम्पशन के साथ चले तो ऑप्शन को शायद सही बोला जा सकता है, और अगर अजम्पशन के साथ ना जाए तो फिर चीजों डिफरेंट हो सकती है। मैं आपको मेन अप्रोच बता रहा हूँ, फिर अजम्पशन लगा के हम देख लेंगे क्या करना चाहिए। तो इस मोमेंट पे इस पूरे कंबाइंड सिस्टम को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम को अगर ध्यान से देखूं तो इस पूरे कंबाइंड सिस्टम पे क्या नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे क्या है। इस पे एम जी लग रहा है, M1 + M2, एम यहाँ पर M1 + M2, और इस पे एक रिएक्शन भी आ जा रहा है, तो ये तो जीरो हो गया, नेट नहीं बना। और साथ में अगर आप देखो तो इस मास के पास इस मोमेंट पे ये जिस भी धागे के साथ ऐसा बंधा है, तो इसके पास एक एम जी नीचे लग रहा है, M0 G। हाँ, M0 G इस पे नीचे की तरफ इस मोमेंट पे लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है, ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ M0 G लग रहा है। तो इस मोमेंट पे अगर आप देखें तो ये हमारा मास ऐसा बंधा हुआ है, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा है M0 G। बट अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एज एक्सटर्नल फोर्स देखना चाहता हूँ तो M0 G एक फोर्स लग रहा है, बिकॉज टेंशन तो इंटरनल हो गया इस पूरे सिस्टम के लिए, ये रॉड वगैरह को सबको लेते हैं। तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है M0 G। तो सिस्टम की जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी M0 G अपॉन M1 + M2 प्लस M0 × A। ठीक है, M0 को यहाँ से इग्नोर कर देंगे, और हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा M0 G अपॉन M1 + M2। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा इस मोमेंट पे, जो कि ऑब्वियसली जीरो जैसा दिख रहा है, बट बिकॉज ये बहुत छोटा वैल्यू है, M0 G के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये उसके कंपैरिजन में मास हैवी है। तो हाँ, इसको एक तरह से जीरो बोला जा सकता है, बट एक्चुअल कंसेप्ट क्या है आप ये समझ गए। सो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ, बिकॉज एज अजम्पशन के साथ अगर देखें तो ये टर्म हो सकता है कि बहुत छोटा वैल्यू है, तो जीरो नहीं होगा, बट यस बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो इसको हम अभी टिक कर दे रहे हैं, बट आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे कि ये क्या हुआ है इसमें। तो ओवरऑल ये हमारा सवाल था, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपको भी समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो पे मिलते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम पर वीडियो आने वाली है, इसको मिस नहीं करेंगे, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाए, और बहुत ही टॉप क्लास के उसमें क्वेश्चंस वगैरह और एक्सप्लेनेशन है। तो आप उसको मिस ना करें और कंसेप्ट वीडियो देखते रहें। और भी जो वीडियोस आएंगे इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।